ट्रांसमीडिया फोरम आपका स्वागत करता है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इंडिया के चेन्नई पोर्ट से निकलने वाला एक वेसल जो कि बेसिकली डेनमार्क का होता है, डेनमार्क का झंडा उसके ऊपर लगा होता है, वो इंडिया के चेन्नई पोर्ट से निकलता है। उसका डेस्टिनेशन होता है इसराइल का हाइफा पोर्ट। अब इस वेसल में मालवाहक जहाज में ऐसा क्या था जिसको डेक करने की परमिशन स्पेन गवर्नमेंट देती नहीं है, स्पेन अथॉरिटीज देती नहीं है। और स्पेन इसराइल और इंडिया के बीच में कहाँ से आ जाता है उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। इंडिया के चेन्नई पोर्ट से निकलने वाला यह जो वेसल था जिसका नाम है मेरियन डेनी का, ये वेसल बेसिकली तो है डेनमार्क का, जिसमें डेनमार्क का फ्लैग लगा हुआ है। ये सिद्धार्थ लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड इंडिया की एक जो कंपनी है उसका 27 टन एम्यूनिशन गोला बारूद लेके ये जो वेसल है वो इसराइल के हाइफा पोर्ट पर जाने वाली होती है। बीच रास्ते में इसको स्पेन की टेरिटरी लगती है, स्पेनिश ओशन लगता है, जहां पर वो डेक करने की परमिशन मांगती है स्पेनिश गवर्नमेंट से, स्पेनिश अथॉरिटीज है। स्पेनिश गवर्नमेंट अथॉरिटी इस वेसल को डेक करने की परमिशन नहीं देती है। स्पेनिश अथॉरिटी का कहना है कि मिडल ईस्ट में अब गोला बारूद की जरूरत नहीं है, मिडल ईस्ट में अब पीस, अब शांति की जरूरत है। मिडल ईस्ट के इसराइल पैलेस्टीन वॉर में ऑलरेडी 35,000 कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, जहां पर वुमेन्स, चिल्ड्रंस, एल्डरली और बहुत सारे यंग लोग भी मारे जा चुके हैं। तो यहाँ पर गोला बारूद नहीं, खाने पीने की चीज़ें पहुंचनी चाहिए, ऐसा स्पेन का कहना है, स्पेनिश अथॉरिटी का कहना है। स्पेन के जो फॉरेन मिनिस्टर है अल्बर्टीज, इन्होंने ब्रुसेल्स में ये जानकारी हमारे साथ या न्यूज़ एजेंसीज के साथ शेयर करते हुए बताया हुआ है। अब इसके बारे में थोड़ा फ्लैशबैक में जाके चेक करते हैं कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है। 7 अक्टूबर 2023 में हमास के टेररिस्ट मिलिटेंट्स इसराइल में पैराग्लाइडिंग करके और बाय रोड इराक की चेक पोस्ट को तोड़ते हुए, बाउंड्री को क्रॉस करते हुए इसराइल में अटैक कर देते हैं। मासिव अटैक लॉन्च करते इसराइल में, चौतरफा अटैक लॉन्च करते इसराइल में, जिसमें इसराइल को कम से कम 1,500 सिविलियन की कैजुअलिटी उठानी पड़ती है। इसके दूसरे ही दिन इसराइल काउंटर बैक का, बाउंस बैक का ऑपरेशन लॉन्च करता है और पूरी दुनिया को अपनी मसल पावर दिखाता है। एयर पावर से पूरे गाजा पट्टी को, ये जो 150-200 किलोमीटर की गाजा पट्टी आप मैप में देख रहे हैं, इसको बम्बार्डिंग कर देता है। और अरेबियन कंट्रीज और जितने भी कंट्रीज जो पैलेस्टाइन से सहानुभूति रखते हैं, जो पैलेस्टाइन को थोड़ा सपोर्ट करते हैं दबी कुचली जुबान में, वो देखते रह जाते हैं। इसराइल अल्टीमेटम देता है कि जल्द से जल्द इसराइल का जबीला जो सिटी है गाजा पट्टी की, उसको जबीली को खाली किया जाए, ये जो मैप में आप में दिख रहा है। और खान यूनिस तक इसराइल बम्बार्डनिंग डेली बम्बार्डनिंग करके नियरली 35,000 लोगों को, बच्चे, बूढ़े, औरतें, आदमी, सबको जन्नत पहुंचा चुका होता है, सबको कब्र में सुला चुका होता है। अब जितनी भी पॉपुलेशन बची हो वो खाली रफा में बची हुई है, साउथ गाजा पट्टी में बची हुई है, जो कि इजिप्ट से लगती हुई बॉर्डर है। अब ये सारा क्यों हो रहा है ये समझ लीजिए। जब से हमास ने इसराइल पर टेररिस्ट अटैक किया है, इसराइल को एक मौका मिल गया है, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि पूरे का पूरा गाजा पट्टी वो कैप्चर कर सके। और उसका जो बेन गुरियन प्रोजेक्ट है, जो कि बहुत ही दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, बेन गुरियन जो कि इसराइल के फाउंडिंग फादर में से एक है, जो कि इसराइल का, बेन गुरियन का एक सपना था कि सुएज कैनल के पैरेलल एक बेन गुरियन कैनल बनाई जाए, ताकि सुएज कैनल से जो भी रेवेन्यू इजिप्ट को प्राप्त होता है उसको डाइवर्स किया जा सके। जितना भी बिजनेस सुएज कैनल थ्रू जाता है, रेड सी होते हुए मेडिटेरियन सी में जो भी वेसल्स जाते हैं, जो भी बिजनेस होता है, वो सब डाइवर्ट किया जाए और बेन गुरियन कैनल जो है वो इसराइल में बनाई जा सके। और दुनिया का जो भी 12 से 15% बिजनेस सुएज कैनल थ्रू होता है, जिससे कि बिलियंस ऑफ डॉलर इजिप्ट को मिलते हैं, वो इसराइल को भी मिलना चालू हो सके। तो ये बेन गुरियन कैनल पर इसराइल एक होमवर्क करता है, एक रफ वर्क करता है, और उसको सबसे बड़ी बाधा गाजा पट्टी के रूप में दिखाई देती है, क्योंकि इसराइल का जो बेन गुरियन कैनल जाने वाली है ये गाजा पट्टी से होके जाने वाली है। तो इसराइल बहुत दिन के फिराक में था कि गाजा पट्टी से कुछ ऐसा अटैक होता है या कुछ गाजा पट्टी में इसराइल को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो गाजा पट्टी को कैप्चर कर लेगा। और वही अपॉर्चुनिटी इसराइल को गाजा पट्टी में 70-75 साल के बाद मिलती है, 75 ईयर्स के बाद मिलती है, जब गाजा के बददिमाग हमास ईरान के सपोर्ट में और हिजबुल्ला के सपोर्ट में हमास एक टेररिस्ट अटैक इसराइल के ऊपर लॉन्च कर देता है, जिसमें ढेर सारे फॉरेनर्स और इसराइल के सिविल पीपल्स लगभग 1,500 मारे जाते हैं। 200 के करीब जो सिविलियन है हमास अपने साथ कैप्चर कर ले जाती है, उठा ले जाती है। और उसके बाद काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इसराइल लॉन्च करता है, जिसमें वो
पूरी गाज़ा पट्टी को बमबार्डिंग करके मिट्टी में मिला देता है। अब ये जो पूरी गाज़ा पट्टी की पॉपुलेशन है 80% रफ़ा में जाके असाइलम में छुपी हुई है, झोपड़ियों में, कॉटेज में छुपी है, खुले आसमान में रह रही है। खाना-पानी की वहाँ पर कुछ अरेंजमेंट नहीं है। फिर भी अब इज़राइल ने रफ़ा खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है और बहुत ही जल्द रफ़ा पर अटैक करने वाला है। उसके बाद ये सारी पॉपुलेशन जो थी गाज़ा पट्टी की 22 से 25 लाख की, ये भाग के इजिप्ट में चली जाएगी या भाग के जॉर्डन या भाग के लेबनान वगैरह में जाके छुप जाएगी और पूरे के पूरा गाज़ा पट्टी इज़राइल को मिल जाएगा, जिससे वो अपनी बेन गुरियन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सके। इसमें इज़राइल को अमेरिका का और वेस्टर्न वर्ल्ड का अप्रूवल मिला हुआ है, क्योंकि अमेरिका मिडल ईस्ट से निकलना चाहता है। अमेरिका ने ऑलरेडी रशिया को 20-25 साल के लिए पीछे पुल आउट कर दिया है यूक्रेन वॉर में। रशिया की इकोनॉमी यूक्रेन वॉर में कम हो गई है, कमज़ोर हो गई है। एम्यूनेशन रशिया का लगभग ख़त्म हो गया है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट रशिया का डैमेज हो चुका है। पूरा बिजनेस सिस्टम रशिया का डैमेज हो चुका है। रशिया फिर से 2000 वाले डैमेज कंट्रोल मोड में चला गया है, जहाँ पर वो देख तो सब कर सकता है, मिलिट्री सुपर पावर तो है, बट इकोनॉमिकली वो पैरालाइज हो चुका है। अब उसके पास इतने भी वेपन्स नहीं बचे हैं कि वो यूक्रेन को कैप्चर कर पाए। अब अमेरिका अपना पूरा अटेंशन चाइना पर डाइवर्ट करना चाहता है, इसलिए वो मिडल ईस्ट से निकलना चाहता है। बट वो मिडल ईस्ट से निकलने से पहले पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, मिडल ईस्ट को गार्डनिंग करने की जिम्मेदारी, मिडल ईस्ट के पुलिस बनने की जिम्मेदारी इजराइल के कंधों पर सौंप के जाना चाहता है और इजराइल को मिडल ईस्ट का सुपर पावर बना के जाना चाहता है। अब ये जो वॉर चालू है हमास और इजराइल का, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे ही इजराइल की स्थापना होती है 1948 में, वैसे ही अरब कंट्रीज़ और इजराइल के दरमियान कन्फ्लिक्ट चालू हो जाता है। यहूदी और ये जो अरब से इनका एक क्लैशेस देखने को मिलती हैं। 3-4 युद्ध होते हैं। इन तीनों चारों युद्धों में इजराइल अरब कंट्रीज़ को बाउंस बैक करता है, अच्छे से रगड़ देता है, हरा देता है, जिसकी वजह से अरब कंट्रीज़ घुटने पर आ जाती है और इजराइल को मान्यता देने पर मजबूर हो जाती हैं। वो फिर जॉर्डन हुआ, इजिप्ट हुआ या दबी जुबा में सऊदी अरेबिया, तुर्की या यूएई हुआ। तो अब इजराइल जो है, अब ये क्या कर रहा है कि ना इंटरनेशनल मीडिया की न्यूज़ इतनी ज़्यादा उसके ऊपर कवरेज हो रही है। इजराइल जो है जब से ये अटैक हुआ है तब से लेबनान पर बमबार्डिंग कर रहा है। कभी ये यमन के हुतियों पर भी जाके कर देता है, कभी ये ईरान में भी जाके कर देता है बमबार्डिंग, क्योंकि इजराइल को पूरा शक है कि इजराइल के ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिनको इजराइल छुपा इनडायरेक्ट या डायरेक्ट एम्यूनेशन फैला पहुंचाता है, हथियार गोला बारूद देता है। इसकी वजह से ही ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमास, फतेह या हिजबुल्ला वगैरह, वो इजराइल के ऊपर अटैक कर रही हैं। अब ये सारा चलते रहता है, झगड़ा चल रहा है, क्राइसिस एक वहाँ पर मिडल ईस्ट में स्टैंडिंग है। अब इसमें इंडिया भी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, क्योंकि आपको पता है इजराइल ने इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा दोस्ती निभाई है और बहुत ज़्यादा वॉर लाइक सिचुएशन में मदद की हुई है। जब भी इंडिया क्राइसिस में फंसा होता है, इजराइल अपना हेल्पिंग हैंड आगे बढ़ाता है। जब इंडिया पाकिस्तान कारगिल वार हो रहा था 1999 में, 1999 में, तब इंडिया को मदद करने के लिए कोई भी कंट्री आई नहीं थी, क्योंकि ये जो वॉर हो रहा था कारगिल पर हो रहा था, 10,000 फुट 8,000 फीट ऊपर की हिल पर टेररिस्ट बैठे थे और इंडिया को एग्जैक्ट लोकेशन मिल नहीं पा रही थी। अमेरिका ने जीपीएस लोकेशन इंडिया को देने से मना कर दिया था और रशिया 1999 में ऑलरेडी पैरालाइज था, क्योंकि रशिया जो है सोवियत यूनियन ऑलरेडी 1991-1992 में टूट चुका था, 15 कंट्रियों में बिखर चुका था। रशिया की उस टाइम पर इतनी औकात नहीं थी कि वो इंडिया की हेल्प करे। तब आगे निकल कर आता है इजराइल और इंडिया को उस टाइम पर इजराइल मदद करता है, जीपीएस लोकेशंस देता है, इंडिया को मिलिट्री एड देता है, गाइडेंस देता है और इंडिया उस गाइडेंस का बेनिफिट उठाते हुए कारगिल वॉर में पाकिस्तान को धूल चटाता है। उसके बाद इंडिया ने जो बालाकोट स्ट्राइक की थी उसकी भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देता है। जो बॉम्ब बालाकोट स्ट्राइक में यूज़ किया गया था वो इजराइल से ही इंडिया ने खरीदा हुआ था और एक मेजर डिफेंस पार्टनर इजराइल है इंडिया का। इंडिया बहुत से एम्यूनेशन और ड्रोन्स इजराइल से खरीदता है। अब बारी इंडिया की आती है, इंडिया भी इसमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। अभी जो ये 1 साल से लगभग या 10 महीने से युद्ध चल रहा है उसमें इजराइल का लगभग पूरा एम्यूनेशन ख़त्म हो चुका है, तो इजराइल बाहर के देशों से इंपोर्ट कर रहा है, अमेरिका, यूरोप से। तो इंडिया भी शायद उसको इंपोर्ट ही कर रहा था एम्यूनेशन, जो कि स्पेनिश अथॉरिटी ने उस वेसल को वहाँ रुकने की इजाज़त नहीं दी। उसके अलावा वो ज्ञान देने लगे कि अब मिडल ईस्ट को शांति की ज़रूरत है, युद्ध की ज़रूरत नहीं है।
अब ये जो न्यूज़ है, ये इंटरनेशनल मीडिया में इतनी क्यों सुर्खियाँ बटोर रही है, उसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि इंडिया में अभी इलेक्शंस का टाइम है, इलेक्शंस हो रही है और इंडिया में एक वोटिंग बैंक है जो पैलेस्टीन के नाम पर एक सहानुभूति रखती है, एक पैलेस्तीन के नाम पर वोट देती है लोगों को। तो अगर उनको पता चलता है कि इंडिया एम्यूनेशन इज़राइल को भेज रहा है, ऑब्वियसली वो वोट बैंक जो है हर्ट होती है और वो वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को, मोदी गवर्नमेंट को मिलने से तो रहे। इसीलिए शायद ये इंटरनेशनल मीडिया में ये न्यूज़ बढ़ा चढ़ा के पेश की जा रही है और इंडियन मीडिया में भी ये न्यूज़ बढ़ा चढ़ा के पेश की जा रही है। अभी ये न्यूज़ पर और क्या डेवलपमेंट निकल के आती है, क्योंकि इंडियन फॉरेन डिपार्टमेंट के स्पोक पर्सन से जब ये पूछा गया रणधीर जायसवाल से, तो उन्होंने खाली इतना ही बताया कि हमने भी ये न्यूज़ देखी हुई है, बट एज ऑफ नाउ हमारे पास इस न्यूज़ रिगार्डिंग कुछ भी जानकारी नहीं है। हम इस न्यूज़ की पड़ताल कर रहे हैं, हम इस न्यूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं और उसके बारे में ही हम लोग मीडिया में अपना स्टैंड क्लियर कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस न्यूज़ के बारे में या इस जो कंसाइनमेंट जा रहा था इंडिया से इजराइल के तरफ, उसमें एक्चुअली क्या चीज़ थी, किस रिगार्डिंग ये एम्यूनेशन था, इस बारे में कुछ क्लैरिटी देती, इस बारे में कुछ बताती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आप मेरा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।